Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ Most Senior and Well Experienced Doctor की टीम आपकी खिदमत में रहेगी. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने एक अपना बयान जारी किया। सुनते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ वक्फ अमेंडमेंट बिल का? कैसे हो गई फिर से मुसलमानों की हार? किसने सही वक्त पर सही काम नहीं किया? कौन है जिम्मेदार? वक्फ बिल में अमेंडमेंट करने के लिए 2014 से यानी 11 साल से कोशिश चल रही थी। बीजेपी हुकूमत ने साफ तौर पर अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया था कि हम ये जरूर करेंगे। 2019 में भी बीजेपी ने थोड़े चेंजेस किए थे और उसे भी अपने मैनिफेस्टो में वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से खुलकर बता दिए थे। और हमारे पास हमेशा ये हाल रहा कि मुसलमानों के नाम पर क़यादत करने वालों के पास ना कोई मैनिफेस्टो था और ना कोई प्लानिंग और ना कोई इरादा। बस मोदी मोदी के नाम पे विरद करना और गलियों में मजहबी नारे लगा के मुसलमानों के 2-4 सीट जीत लेना। इससे हटके कुछ नहीं रहा। यह वक्फ अमेंडमेंट बिल की कोई छुपी हुई बात नहीं थी और ना ये काम कोई अचानक तौर पे हुआ। बीजेपी अपने इरादों और अवाम के साथ मैनिफेस्टो में किए गए वादों पर डटी रही और 2014 में कही हुई बात 2024 में पूरा कर दी। अगस्त 2024 को लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ। उसके 5 महीने बाद जनवरी 2025 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी गई। उसके 3 महीने बाद अप्रैल 2025 में लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो गया और उसी महीने में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बिल की इजाजत दे दी। कानून बन गया, गजट नोटिफिकेशन आ गया और कानून इंप्लीमेंट भी हो गया। उसके 2 महीने बाद यानी जून 2025 को उम्मीद पोर्टल लॉन्च हुआ और 6 महीने का टाइम दिया गया कि 5 दिसंबर 2025 तक उम्मीद पोर्टल पर अपने अपने वक्फ जायदादों की जानकारी अपलोड कर दो, उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो ओवरऑल बात यह है कि 11 साल पहले बता दिया गया था और 1.5 साल पहले पूरी कार्रवाई मुकम्मल कर दी गई। सोब हो जाने के बाद मुसलमानों के ठेकेदारों और सियासी उलमाओं ने उठकर वजू किया और मुंह तरफ दारुस्सलाम के पीछे सियासी इमाम के कहकर सफ बना लिए और असदु अकबर कहकर हाथ बांध के पीछे ठहर गए। अब जब कौम के मजहबी रहनुमा, मुफ्ती, उलेमा, आइमा और दीनी मुकर्रिरीन ही जब सियासतदानों को अपना इमाम मानकर उनके पीछे खुद मुख्तदी बन गए तो लाजिम है सियासतदान तो दीन और मुसलमानों के नाम पर सियासत ही करेंगे। वो उनका पेशा है, उनका काम है, वो उनका प्रोफेशन है। मुसलमानों के खिलाफ ऐसे बिल्स आते रहना तो उनके लिए जैकपॉट है। मुसलमानों के खिलाफ पार्लियामेंट्स में ऐसे बिल्स आते रहते और हमारे लोग उसको वहीं पर फाड़ देते। फिर बिल पास होकर सोब हो जाने के बाद कहीं ना कहीं मजहब और मुसलमानों का इस्तेमाल करके गलियों में अपने 2-4 सीट जीतने का इंतजाम कर लेते। बाबरी मस्जिद पर 25 साल तक सियासत किए, ट्रिपल तलाक पर सियासत किए और अब वक्फ अमेंडमेंट बिल पर देख लीजिए क्या हुआ। वक्फ अमेंडमेंट बिल का पूरा काम पक्का हो गए बाद नाम शरीयत और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लिया गया। वो बोलते ना, दूसरों के खांधे इस्तेमाल कर लेके अपना काम निकाल लेना, फूटे तो दूसरों के खांधे फूटते और अपन सेफ रहते। ऐसे ही नाम किसी और का लिया गया और प्लेटफॉर्म्स किसी और के बनते रहे। जलसे तकारीर पूरे सियासी जमात के थे। हर तरफ नकीब मिल्लत जिंदाबाद और हबीब मिल्लत जिंदाबाद के नारे थे। ऑल इंडिया लेवल पर पूरा मीडिया कवरेज और प्रमोशन सियासी था। वक्फ अमेंडमेंट बिल का तो कुछ काम नहीं हुआ। बस एहतजाज के नाम पर वही अपना फेवरेट टाइम पास, वही जज्बाती जलसे और तकारीर हुए। जलसे तकारीर से कब हुकूमतों के फैसले बदले, हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। तकरीरों से कभी इनकलाब नहीं आया। बस ऐसे ही जलसे तकरीरों से मुसलमान कौम के साथ लगातार 3 महीने तक टाइम पास किया गया और मुसलमानों का तो वो हाल करके रखे। वो हैदराबादी लैंग्वेज में बोलते नहीं, अड्डा मड्डा खेल रहे थे। असल मैदान कहीं और रहता। इधर 4 गड़े बना लेते और मुसलमानों को उसमें डाल के रखते। कभी इधर के गड़े में से निकाल के उधर डाल देते, कभी उधर से इधर डाल के बंद कर देते। मुसलमाना वहीं 4 गड़ों में इधर से उधर बिजी रहते और उधर असल मैदान में काम तमाम हो जाता। ट्रिपल तलाक के वक्त भी ऐसे ही करे। हुकूमती सतह पर काम कहीं और चल रहा था
اور ادھر سگنیچر کیمپین چلا کے قوم کو ردی جمع کرنے کے کام پہ لگا دیے تھے. اس وقت بھی عجیب عجیب حرکتاں کیے. اتنے قابل لوگ، اتنے دانشور لوگ، اتنے شریعت کے اعلیٰ لوگ، اتنے سیاسی اعلیٰ لوگ، اور یہ حرکتیں دیکھ کے میرے جیسے ایک عام انسان کو بہت بڑا تعجب ہوا کہ آخر کرنا کیا ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ہر جمعہ میں مسجد کے نمازیوں کو پکڑ کے کالے چندیا بن دیے. نمازیاں نماز پڑھ کے نکلتے ہی ان کو لائن بنا کے کھڑا کر دیے. گلیوں میں چیخا مار لیے. بتی گل بول کے گھروں اور دکانوں کی لائٹ بند کر لیے. یہ حرکتوں سے کس کو کیا فرق پڑنے والا؟ کالے چندیاں کیا، پورے کالے کپڑے پہن کے پھاڑ لے کے پھرو. 5 منٹ گھروں کی لائٹ بند کر لینے سے کیا ہونے والا؟ پورے لائٹاں پھوڑ لو. یہ حرکتوں سے آپ کے بازو کی گلی والوں کو فرق نہیں پڑتا. تو اتنے بڑے بڑے علماء، سیاستدان، دانشور لوگ کس خوش فہمی میں ان حرکتوں سے، حکومت سے ٹکرانے کی بات کرتے ہیں؟ کون سی دنیا، کون سے زمانے کے ہیں یہ لوگ؟ ادھر بی جے پی 11 سال پہلے اطلاع دے کے 1.5 سال پہلے پورا کام کر دی، اور یہ ہمارے بڑے اور ذمہ دار لوگ گلیوں میں لائن بنا کے کالے چندیا بن کے رات میں لائٹ بند کر لے کے خوش ہو رہی. سوچئے ذرا آپ لوگ کہ کس قدر ہمارے بڑے اور ذمہ دار لوگوں نے ہماری مسلمان قوم کو اتنا ڈی گریڈ بے وقوف بنا کر ٹائم پاس کیا. یہ سوب دیکھ کے میں تو اسی وقت سے بول رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی قیادت کا دعویٰ کرتے ہو تو صحیح لیول پر کام کیوں نہیں کر رہے؟ مسلمانوں کے بڑے مفتی، عالم اور پرسنل لا بورڈ بنے ہو، ذمہ داری لیے ہو مسلمانوں کی، تو سیاستدانوں کی گود میں کیوں بیٹھے ہو؟ مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے اعلیٰ سطح پر کام کیوں نہیں کیا جاتا؟ سیاستدانوں کے گود میں بیٹھ کر مسلمان قوم سے ٹائم پاس کیوں کیا جاتا؟ ایک سمپل سی لاجک سب کے سامنے ہے. سیاستدان تو کھلے عام دینی جلسوں سے مودی کو برا بولتے، تو اسی سیاستدان کی گود میں بیٹھ کر مودی سے بل واپس لینے کی کیسا امید کر سکتے ہیں؟ مودی کو اگر مسلمانوں کے حق میں کچھ اچھا کرنا بھی ہوگا تو وہ نہیں کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کے دینی جلسوں سے مودی کو برا کہا جاتا ہے. اپنے آپ کو مسلمانوں کا قائد بتا کر، دینی مقدس نعرے لگا کر جب مودی کو برا کہیں گے تو لازم ہے مودی ہو یا کوئی اور مسلمانوں کو کیئر بھی نہیں کریں گے اور انہیں اپنا دشمن سمجھیں گے، کیونکہ انہیں دشمنی کا کھلا پیغام دینی جلسوں سے دیا جاتا. میں سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز بنا کر عوام کے لیے پوسٹ کیا. مسلمانوں کو وقف امینڈمنٹ کے حالات حاضرہ بتانے کے لیے کئی پوسٹ میں اشارے دیا. جس طرح مسلمانوں کا ٹائم پاس کیا جا رہا ہے وہ کھل کر لکھا، جو ابھی بھی سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے، دیکھ لیجئے. مجھے منافق، غدار، میر صادق، میر جعفر کہا گیا، بڑے بڑے فتوے دیے گئے، اور آج دیکھیے پوری مسلمان قوم کو ڈبا کر بھی ذمہ دار لوگ مسلمان بنے ہوئے ہیں. میرے جیسا ایک ادنا انسان، ایک عام انسان جب یہ سب آسانی سے سمجھ سکتا تو قوم کے اتنے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ، اتنے بڑے بڑے سیاستدان لوگ، اتنے بڑے بڑے جماعتیں سنبھالنے والے، اتنے بڑے بڑے دانشور حضرات جان بوجھ کر مسلمانوں کا ٹائم پاس کیوں کیے؟ میں صرف سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ کئی بڑے لوگوں کو کال کیا تو سب یہی بولے کہ ساری دنیا ایک طرف رہتی اور آپ کی سوچ ایک طرف رہتی. تو بے شک میں کسی بھی سیاستدان کو اپنی دنیا مان کر ان کے پیچھے نہیں رہتا. میں جتنوں سے بات کیا تو سب یہی بتائے کہ قوم کے ذمہ دار، قوم کے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں. آپ اس بارے میں فی الوقت خاموشی اختیار کریے اور قوم کو ہمارے پروگرام سے دور مت کریے. تو آج بتائیے مسلمانوں کو آپ لوگ کہ مسلمانوں کی ذمہ داری لے کر وقف امینڈمنٹ بل کے تعلق سے آپ لوگ کیا کیے؟ میں جو 1.5 سال سے بول رہا ہوں آج وہی ہوا. آپ لوگ جلسے تقریروں اور کالے چندیوں سے قوم کا وقت برباد کر دیے. حد تو یہ ہو گئی کہ جب حکومت نے 6 مہینے کا ٹائم دے دیا کہ جاؤ امید پورٹل پر رجسٹریشن کرو، اپنی وقف جائیداد کی انفارمیشن اپلوڈ کرو، ورنہ وقف جائیدادیں خطرے میں پڑ جائیں گی. حکومت کی طرف سے اتنا کھلا پیغام ملنے کے باوجود آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اعلان کرتا ہے کہ نہیں، یہ سب مت کرو، امید پورٹل کو بائیکاٹ کرو، کوئی بھی امید پورٹل پر رجسٹریشن مت کرو. باضابطہ مسلمانوں کو یہ کام کرنے سے روکا گیا. اب وجہ اس کی کچھ بھی بتا لیجئے. جب پورا کام پکا ہو گیا، قانون بن گیا، قانون امپلیمنٹ ہو گیا اور ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی، تو پھر مسلمانوں کو اس کام سے روکنے کی کیا ایسی حکمت عملی تھی؟ صرف جذباتی تقریراں کر لیے، ویڈیوز لے کے اس کے پیچھے دینی بیک گراؤنڈ لگوا کے اپنی واہ واہی کر لیے،
11 साल का टाइम मिला कुछ नहीं करे और सोब हो गए बाद निकल के मैदान में उतर के मुकाबला करना है, जद्दोजहद करना है, कुर्बानियां देना है। अपने दिलों से पुलिस का खौफ निकालो, जालिम ताकतों और बीजेपी का खौफ निकालो। कोई कुछ नहीं कर ले सकता, हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। अपनी अजीम जानों की कुर्बानी पेश करेंगे। बड़ी बड़ी ताकतें हमारी चौखट पे आएंगी, असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज आएंगी तो हम तमाम मुसलमान लब्बैक कहते हुए उनकी आवाज पर घरों से निकल जाएंगे। आ जाओ, मुकाबला करने आ जाओ। ये सोब तकरीरा करके सबको बाहर बुला के काले चिंदियां बन के सड़कों पे लाइन बना के खड़ा कर दिए। पूरों को जमा कर लिए, जमा कर लेके नकीबे मिल्लत जिंदाबाद, हबीबे मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगवा लिए। कहां था मुकाबला? कै का मैदान? सोब सियासत खेल लिए। ये सोब से करोड़ दर्जे बेहतर तो वो शाहीन बाग की 90 साल की बुड्ढी दादी थी जो एहतजाज किसको बोलते बता दी। काले चिंदियां बन लेके, लाइट बंद कर लेके भामटे जज्बाती बातें कर लेते नहीं बैठी थी वो। जैसा हमारे मुसलमानों के जिम्मेदार बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आवाजा निकालने वाले सोब टाइम पास करके मुसलमानों का वक्त बर्बाद कर दिए। कई लोग पूछे थे कि क्या करना बताओ, लेकिन हकीकत में मेरी उतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ कहूं, क्योंकि बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम, बड़े बड़े उलमाए दीन, बड़े बड़े दानिश्वर हजरात सोब सियासी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे। तो मेरी क्या औकात और मेरी क्या मजाल कि मैं अपनी बात सामने रखूं। जब 11 साल पहले बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लिख दी थी कि वक्फ में इस तरह के अमेंडमेंट लाएंगे, तो 11 साल से मुसलमानों के जिम्मेदारान भी अपना मैनिफेस्टो बनाकर वक्फ जायदादों को बचाने का काम कर सकते थे। स्टेट लेवल पर वक्फ बोर्ड में जो वक्फ डॉक्यूमेंट्स है उसे सेग्रीगेट करते हुए तेलंगाना स्टेट में वक्फ जायदादें कहां है, कितने हैं, ये सोब निशानदही करते हुए, उसकी जांच करते हुए, सोब एक सही ऑर्डर में लेते हुए उसका ऑनलाइन डेटा रेडी कर सकते थे। अपनी वक्फ जायदादों को स्टेट लेवल पर ऑफिशियली सिक्योर कर सकते थे। 11 साल मिले। 11 साल के अरसे में यह कोई मुश्किल काम नहीं था। हमारे आली जनाब नकीबे मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब क़िबला को इतनी नॉलेज है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जानते, शरीयत जानते, वक्फ क्या है जानते, अमेंडमेंट्स क्या हो रही जानते, तकरीरा करके अवाम को अपनी नॉलेज बताते, मीडिया में बैठकर एंकर्स को समझाते, उलेमाओं को समझाते, डिबेट करते, और जब खुद बैरिस्टर है तो सुप्रीम कोर्ट में बेहतर तरीके से खुद केस लड़ सकते थे, जजेस के सामने अपनी नॉलेज बता सकते थे। असद साहब खुद बोलते कि उनकी जबान का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकते, और फिर हर तरफ मुसलमानों की बात करते, शरीयत की बात करते, तो खुद केस लड़कर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने अपनी नॉलेज और जबान का पावर बता सकते थे। असल मैदान तो वहां है। पब्लिक सुनकर क्या करेगी? पार्लियामेंट में पेपर्स फाड़ने से क्या होगा? मैदान छोड़कर सब काम हो जाने के बाद सिर्फ अवाम में जलसे तकरीरा और मीडिया डिबेट्स कर लेने से मुसलमानों का क्या होगा? बस दुनिया को यही मालूम होगा कि आप मुसलमानों के वास्ते आवाज उठाते, पार्लियामेंट में पेपर फाड़ते। उससे हटकर क्या? मुसलमानों को आवाज की जरूरत नहीं है, फटे हुए पेपरों के रद्दी की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को भाषण सुन के कुछ करना नहीं है, टीवी पे डिबेट सुन के कुछ करना नहीं है। क्या करेंगे मुसलमान सिवाय काले चिंदियां बन के फिरने के? मुसलमानों को काम करने वालों की जरूरत है। जब 2024 में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश करने की तैयारियां शुरू हुई तो ऑल इंडिया लेवल से मुस्लिम डेलीगेशन उठकर यहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक टीम प्राइम मिनिस्टर से और सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्टर से जाके बात कर सकते थे। वहां जाकर सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर सकते थे। अमेंडमेंट बिल ड्राफ्ट होकर पार्लियामेंट में लाने से पहले आला सतह पर बैठकर बात कर सकते थे। अपने असदुद्दीन अवैसी साहब तो सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्टर के बहुत करीब है, डेली बात होते रहती, अमित शाह से फोन पर बात होती, पाकिस्तान को दूल्हे भाई है बोल के बताने सोब के साथ मिलके जा सकते। तो भारत देश के मुसलमानों के लिए उसी लेवल पर उन सब से बात क्यों नहीं कर सकते? जब अपनी रियासत में बनने वाले हर सीएम को बुरा बोल के, हर सीएम की बेइज्जती करके, फिर वो सीएम बनने के बाद उनसे जाके दोस्ती यारी कर सकते, तो फिर भारत देश के मुसलमानों के लिए प्राइम मिनिस्टर से मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते? मुसलमानों के लिए नेशनल लेवल की और स्टेट लेवल की पॉलिसी में इतना फर्क क्यों? यहां पर मैं साफ तौर पे बता दूं कि मुसलमानों की हर मामले में हार क्यों हो रही? क्योंकि हर वक्त
दीनी जलसों से मोदी मोदी कहकर मुसलमानों के जहनों में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की नेगेटिविटी बिठा दी गई। जबकि यह मुल्क हमारा है, इंडिया हमारा है, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो वो भी हमारा है। वी मस्ट रेस्पेक्ट द चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो वहां तक मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन होना लाजिम है। लेकिन आप लोग गौर कर लीजिए कि जलसे और तकरीरों के जरिए से मुसलमानों के जहन इस तरीके से पलट दिए जाते कि प्राइम मिनिस्टर बोले तो मुसलमान अपोजिशन समझते। मुसलमानों को जानबूझकर सेंट्रल मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुसलमानों को कट करके रखा गया है। दीनी जलसे तकरीरों से मुसलमानों के सामने मोदी को बुरा कहने वाले खुद जाके मिल लेते हैं, लेकिन किसी मुसलमान को मिलने नहीं देते। और अगर जो मुसलमान प्राइम मिनिस्टर से मिले उन्हें गद्दारे नबी, गद्दारे मिल्लत, मीर सादेक, मीर जाफर और यजीद कहकर मुसलमानों में उनको जलील किया जाता है और खुद मिलकर ईमान वाले बने रहते। बहरहाल हमेशा की तरह मुसलमानों से टाइम पास करते हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल और उम्मीद पोर्टल का वक्त गुजार दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरखास्त दिए कि उम्मीद पोर्टल की डेट बढ़ाई जाए, हम रजिस्ट्रेशन करने तैयार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डेट बढ़ाने से इनकार कर दिया। हमारे लोग जो मुसलमानों के बड़े जिम्मेदार बनकर 1.5 साल से जो उगल रहे थे वो आज खुद निगलने तैयार है, लेकिन टाइम नहीं है। मैं तो कहूंगा कि अभी भी मौका है। मुसलमानों की तरफ से एक वफ्द, एक टीम जाकर सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले और उनको जताएं कि वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड यू आर अवर प्राइम मिनिस्टर एंड वी रेस्पेक्ट द चेयर एंड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और उन्हें बताएं कि हम किसी सियासी इमाम के ताबे नहीं हैं। भारत देश का मुसलमान किसी सियासी पार्टी का मोहताज नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मुसलमानों का सही रिप्रेजेंटेशन देते हुए माइनॉरिटी मिनिस्टर को बताएं, होम मिनिस्टर को बताएं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बताएं कि हम भारत देश के मुसलमानों की और उनके वक्फ जायदादों की फिक्र में आए हैं। और अपनी बात उनके सामने रखते हुए उम्मीद पोर्टल की डेट आगे बढ़ाने उनसे रिक्वेस्ट करें। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह डेट जरूर आगे बढ़ेगी। लेकिन खुशफहमी में ना रहें, अभी जितना भी टाइम है उसे गनीमत समझकर उम्मीद पोर्टल पर जल्द से जल्द अपनी वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन करवा लें। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।